हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम एमसीक्यू बूस्टर सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 5 पार्ट आ चुके हैं और उन 5 पार्ट के माध्यम से हमने लगभग 250 प्लस एमसीक्यू या कहें इंपॉर्टेंट लाइन को डिस्कस किया है, जिन पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए ये हमारा पार्ट 6 है और अपने पार्ट 6 में आज हम फिर 50 प्लस एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी के अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला एमसीक्यू है वह है भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर के बारे में। देखो, पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे और यूपीएससी ने पूछा भी है, बट अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि अब भारत सरकार ने इन चीज़ों को अपडेट कर दिया है और बहुतों को एक साथ मर्ज कर दिया। तो अब आपको ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स में जब आएगा तो वहाँ पे हम आपको एमसीक्यू के माध्यम से कवर करा देंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक 4 बार संशोधन किया जा चुका है। भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्राप्त करने भारत में वर्ष 2003 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। हमें ये नहीं पता, इसे याद नहीं रखना है। हमें ये याद रखना है कि नागरिकता अधिनियम 1955 को 4 बार नहीं 8 बार संशोधित किया जा चुका है। इसी पे आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा, बाकी आपको पूरा का पूरा एमसीक्यू बेकार है, आपको उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीज़ें याद रख लेना कि एलएम सिंघवी समिति का संबंध किससे था, है ना। तो आप यहाँ पे याद कर सकते हैं नागरिकता के संबंध में था, बाकी आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि 100वां संविधान संशोधन किस चीज़ से संबंधित था, बांग्लादेश और भारत के क्षेत्र में बंटवारे को लेकर। ठीक है, अब देखो 2 बातें। पहली बात ये कि आपसे यूपीएससी क्या करती है कि प्रियम्बल में, ठीक है, या संविधान सभा में या आपके संवैधानिक विकास में कुछ ही क्वेश्चन पूछती है, में भी औसतन 3 से 2 क्वेश्चन। बट यूपीएससी के सबसे फेवरेट जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं संसद से सबसे ज़्यादा, दूसरा उसका बनता है मूल अधिकार से, तीसरा उसका बनता है नीति निर्देशक तत्व से, चौथा बनता है उसका विधान मंडल से और 5वां बनता है मूल कर्तव्य से। तो इनको आपको याद रखना है। तो इसी दिशा में अब हम मूल अधिकार से संबंधित अपने सभी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अर्थात अब मैं अगर आपसे कहूँ तो हमने संवैधानिक विकास के एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, हमने नागरिकता के कर लिए, हमने संविधान के कर लिए, बेसिक फीचर के, हमने प्रियम्बल के कर लिए। यानी कि हमने आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 11 तक के चीज़ों को कवर कर लिया। अब हम आर्टिकल 12 से लेके 35 के तक के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे धीरे धीरे आगे। ठीक है, तो देखिए आज का जो अगला जो इसमें क्वेश्चन है वो कौन सा है। काफ़ी सिंपल है, आप में से अधिकांश बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, क्या कह रहा, मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार वाद योग्य नहीं है, मूल अधिकार न्याय योग्य नहीं है, मूल अधिकार संशोधन योग्य नहीं है, उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, देखो मूल क्षेत्राधिकार को ही प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि इनके पास इस मामले में केवल और केवल उच्चतम न्यायालय के पास पावर है, बाकी किसी भी न्यायालय के पास पावर नहीं है। आप पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ टॉप पे है, उसके बाद हाई कोर्ट्स होते हैं, उसके बाद सेशन कोर्ट्स होते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उसके बाद हमारे विलेज कोर्ट यानी कि ग्राम न्यायालय होते हैं। ये हमारे यहाँ एक हायरार्की सिस्टम है, जिसको एक तरीके से आप बोल सकते हो इकहरी न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका। ठीक है, एक सीक्वेंस में। तो इसमें कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो केवल और केवल, या कुछ ऐसे मामले हैं जो उच्चतम न्यायालय ही सुनेगा, और इस पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो इनमें कौन से मामले होते हैं, ज्यादातर केंद्र और राज्य के मध्य विवाद के मामले, 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद के मामले, उनको सुनता है उच्चतम न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। लेकिन मूल अधिकार मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, ये दोनों के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बात सही कह रहा है। क्या वाद योग्य नहीं है, तो आपको पता है कि क्या न्याय योग्य नहीं है, क्या संशोधन योग्य नहीं है। आपको पता है इसका संशोधन हो सकता है फंडामेंटल राइट का। ठीक है, लेकिन बेसिक तरीके से नहीं, आर्टिकल 368 के तहत, और इस बात को ध्यान रखते हुए कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित ना हो।
क्या वाद योग्य नहीं है वाद योग्य। ठीक है ना, ये आप कंफ्यूज मत होना प्रियम्बल से, क्योंकि प्रियम्बल वाद योग्य नहीं है, प्रियम्बल न्याय योग्य नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट वाद योग्य और न्याय योग्य दोनों है। तो ये हमारे गलत हो गए ऊपर के दोनों, ये भी हमारा गलत हो गया तीसरा, केवल यहाँ पे चौथा आया। ठीक है, क्लियर। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सी। तो अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा, तो एक तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आगे चल के कि मूल अधिकार वाद योग्य हैं, तो आप कहेंगे हाँ है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मूल अधिकार न्याय योग्य हैं, तो आप कहोगे हाँ है। मूल अधिकार न्यायिक हैं, तो आप कहोगे हैं। मूल अधिकार गैर न्यायिक हैं, तो कहोगे गलत। मूल अधिकार संशोधन योग्य हैं, तो सही। मूल अधिकार संशोधनीय नहीं है, तो कहोगे गलत। ठीक है, ये चीजें याद रखना। मूल अधिकार उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो कहोगे गलत, क्योंकि ये इसके अंतर्गत नहीं आते। कई प्रकार के क्वेश्चन मिल गए 7 से 8, तो आपको ऐसे इनको याद रखना है और ऐसे इनको लिख लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब ये चीजें आप देख सकते हो, संशोधन कर सकती है परंतु साधारण विधि से नहीं। आपको ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि मूल अधिकारों को साधारण विधि के अंतर्गत संशोधित किया जा सकता है, तो आप कहेंगे नहीं साहब, इनको साधारण विधि के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार जो हैं वो सीमित है ना, मौलिक अधिकार जो हैं वो सीमित हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, मौलिक अधिकार सीमित है। अब यहाँ पे सीमित का क्या मतलब होता है? सीमित का मतलब होता है कि इन पे लिमिट लगी हुई है, ऐसा नहीं है कि आप जो मर्जी है सो करेंगे। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। ठीक है, घूमने की आपको कहीं स्वतंत्रता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इंडिया की ट्राइबल एरिया में घूमेंगे, खासतौर पर मणिपुर जहाँ पे आपको परमिट की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर लाइन दे दे तो इसका क्या मतलब है कि मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। तो मैंने कल ही आपको बताया था, अगर कहीं दे दे असीमित नहीं है, तो असीमित का मतलब क्या होता है? असीमित का मतलब होता है जो सीमित ना हो। ठीक, अब यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे नहीं, तो ये नहीं नहीं कट कर दो। तो कह रहा है कि मौलिक अधिकार सीमित है, तो ये बात बिल्कुल सही है। समझ गए? अगर आपको ये लाइन दे दे मौलिक अधिकार सीमित है तो भी सही है, मौलिक अधिकार असीमित है तो गलत है, मौलिक अधिकार असीमित नहीं है तो भी लाइन सही है। क्या राज्य इन पर युक्ति प्रतिबंध लगा सकता है? तो हाँ, लगा सकता है। क्या आपातकाल के समय इनको निलंबित किया जा सकता है? किया जा सकता है। ठीक है, क्या मूल अधिकार के उल्लंघन पे कोई व्यक्ति डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय जा सकता है? जा सकता है। क्या उच्चतम न्यायालय में जाना मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो नहीं। क्या ये अन्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो नहीं। क्या ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो भी नहीं। ठीक है, ये तथ्य आपको याद रखने हैं। अब आपको हो सकता है कि इसी को कंपैरिजन में पूछ ले कि मूल अधिकार जो है वो वाद योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य हैं। मूल अधिकार जो है वो न्याय योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगला है मूल अधिकार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? गोला लगाइए। ठीक है, दिया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। अभी आपने पढ़ा कि 15, 16, 19 है ना, 29, 30 पिछले पार्ट में आपको बताया था। तो पता है ये केवल और केवल भारतीयों को है, विदेशियों को नहीं। तो ये कट हो गया हमारा। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विवेक का प्रतिशत विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को है। बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 21 है। तो ये हमारा सी सही है, लेकिन हमसे पूछ रहा सही नहीं है। तो ए तो हमें पता है सही नहीं है, लेकिन सी हमारा सही है। ये तो कट हो गया अपने आप, क्योंकि तीनों थोड़ा ना है। तो हमसे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ए हमें पता है कि इसका सही नहीं है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे लिस्ट पड़ी है। अगला है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट में समर्थन किया गया था। तो बिल्कुल सही बात है। ये तथ्य आप याद रखिएगा कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। इसमें कई प्रोविजन थे, जिसमें एक बात ये याद रखना, इसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रोविजन नहीं था, पूर्ण स्वराज का प्रोविजन नहीं था। इसमें डोमिनियन स्टेट्स की बात की गई थी। दूसरा, इसमें कांग्रेस की प्रांतियों को या राज्यों के गठन के लिए भाषाई आधार को अपनाया गया था। तीसरा, इसमें मूल अधिकारों की बात की गई थी। ठीक है, तो ये तथ्य आपको याद रखना है। और नेहरू रिपोर्ट किसने की थी पब्लिश? जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, मोतीलाल नेहरू ने, उनके पिताजी।
भारतीय संविधान के भाग 3 में राज्य को परिभाषित किया गया, हाँ बिल्कुल किया गया। आप में से एक देवी जी ने एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, उनकी किसी सहेली ने क्वेश्चन पूछा होगा कि राज्य के अंतर्गत किस किस को लाया जाता है। तो राज्य के अंतर्गत अधिकांश जो एंटिटी हैं, ठीक है, भारत सरकार के जो निगम हैं, चाहे LIC वगैरह हो या कंपनी हो, वो सब के सब स्टेट्स के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो आप आर्टिकल 12 उठा के देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी याद रखना कि संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार है। अब एक क्वेश्चन आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हालांकि चलो हम ही बता दे रहे, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर आपको ये दे दे कि भारतीय संसद संविधान के मूल अधिकार को भाग 3 से उठाकर भाग 4 में रख देती है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, नंबर 1, उच्चतम न्यायालय इसे इनवैलिड करार दे देगी। नंबर 2, उच्चतम न्यायालय इस पर कुछ नहीं कहेगी। नंबर 3, इसे संशोधनीय माना जाएगा। नंबर 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता हो कि उच्चतम न्यायालय इसे इनवैलिड करार दे देगी। क्यों? क्योंकि भाग 3 बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसको जब तुम 4 में ले जाओगे तो जस्ट अलग हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो। जहां आंख है वहां आंख रहेगी, जहां नाक है वहां नाक रहेगी, उसको आप चेंज मत करिए, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया एक बार, नेहरू रिपोर्ट की बात है, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। भारत में मूल अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि सत्य नहीं है? ये राज्य के कार्यों के विरुद्ध एक गारंटी है, ये तो सही है। ये राज्य के कार्यों के ऊपर निर्बंधन लगाता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा। ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करता है, बिल्कुल भी नहीं। ये कौन करता है? इसे तो नीति निर्देशक तत्व के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति हैं, तो बिल्कुल सही बात है। आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है, बिल्कुल सही। अब आपको ऐसे ही दे देगा कि इनमें कौन सही है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, तो सही है। मूल अधिकार नागरिकों के राज्य के विरुद्ध दावे हैं, ये ठीक है। मूल अधिकार राज्यों के दावे हैं नागरिकों के विरुद्ध, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर उल्टा कर दे कि मान लो ये राज्य का राइट है, तो बिल्कुल भी नहीं, ये पब्लिक का राइट है, फंडामेंटल राइट, ठीक। आपको यहाँ पे और कुछ नहीं याद रखना है। ये पता हो कि आपातकाल में आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है ना। क्यों छोड़ा जाता है, क्यों नहीं छोड़ा जाता है? आर्टिकल 359 क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ पे आपातकाल में पढ़िएगा और जब आगे आएगा तो भी पढ़ाएंगे, ठीक है। अगला है संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, ठीक है। भारत में मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्राप्त है। काफी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। अर्थात आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट अभी बताया था, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिला कोर्ट को प्राप्त है। तो आप कहेंगे नहीं, केवल और केवल उच्चतम और उच्च न्यायालय। ऐसे तथ्य आपको नॉर्मली किसी किताब में नहीं मिलते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपने अगर पॉलिटी पढ़ी है, फिर इसको पढ़ रहे हैं, MCQ सॉल्व कर रहे हैं, उम्मीद है कि आपके डायमेंशन और ज़्यादा ब्रॉड हो रहे होंगे, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप बता देना। बाकी दोनों बातें सही हैं कि हाँ, प्रावधान किया गया है कि संसद या राज्य के विधानमंडल ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जाएगी जो भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनता है, न्यून करता हो। अगर ऐसा होगा तो उसको उसी विधि या उसी हद तक शून्य माना जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लो संसद ने एक कानून कोई बनाया जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, जैसे अभी एक इशू चल रहा है हिजाब विवाद को लेके, ठीक है। तो ये फंडामेंटल के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट में हमारे यहाँ धर्म की स्वतंत्रता के बारे में संसद ने बातें कही हैं। इसीलिए आप देखिए, अगर संसद ने बातें ना कही होती तो एज अ चीफ मिनिस्टर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी भगवा कलर पहन के उत्तर प्रदेश में CM की कुर्सी पे ना बैठ पाते। दूसरी चीज, प्रज्ञा ठाकुर संविधान में संसद में ना आ पाती। तो ये हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में सबको छूट दी गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की अभिव्यक्ति कर सकता है, वस्त्र पहन सकता है। इसीलिए आप देखिएगा कि कोई सिख अगर व्यक्ति है, विद्यालय जाता है, स्कूल जाता है, तो वो पगड़ी धारण कर सकता है, टर्बन जिसको बोलते हैं, ठीक है।
तो ये डिबेट है खैर, लेकिन मैंने आपको इतना बता दिया। अगर कोई डिबेट वाला आ जाए कि हाँ उनको पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, तो आप बता सकते हो कि साहब राइट है। और फिर जब एक धर्म, दो धर्म, तीन धर्म अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं, करने दो, ठीक है। मतलब एजुकेशन पे बात होनी चाहिए, पहनावे पे होने लगी। खैर कोई बात नहीं, भारत है, कुछ भी होगा। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था, मान लो जैसे संविधान ने कानून बना दिया, संसद ने कानून बना दिया कि कोई भी व्यक्ति हिजाब पहन के नहीं जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट इसको चेक करेगी कि किस हद तक ये कानून सही है और किस हद तक गलत है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने चेक किया और मान लो आप कंडीशन ये लगी है कि वो स्कूल है और वो स्कूल सरकारी वित्त से पोषित है, मतलब वो कोई मदरसा नहीं है, तो हो सकता है यहाँ पे इस हद तक छूट में कंडीशन लगा दी जाए, वहां तक विधि को शून्य कर दिया जाए, ठीक है। यह एक तरीके से मान लो कहो कि कोई एक कानून आया है और उसमें 5 पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5, और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि 3 बातें तो ठीक है लेकिन 2 बेकार हैं, तो 2 ये कट कर दी जाएंगी। क्योंकि 2 ये इसलिए कट की जाएंगी क्योंकि उसको लगता है कि ये मौलिक अधिकार को कम कर रहा है लोगों के। तो सुप्रीम कोर्ट का काम है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, हाई कोर्ट का काम है मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, तो क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है इसलिए वो इसको रोकते हैं, ठीक है। रिट जारी करने की पावर है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। अब देखो ये बात आगे, समानता का अधिकार एक मूल अधिकार है जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के 4 अनुच्छेदों के अंतर्गत की गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आपको पता हो हमारे यहाँ संविधान में कई प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है, तो उसमें एक समानता का अधिकार दिया गया, ठीक है। तो समानता के अधिकार पर क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान के 4 अनुच्छेदों में इसकी बात की गई है, ठीक है। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसका उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है। ये चीजें आपने पढ़ी हैं कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेदित नहीं किया जा सकता, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, और ये समानता के अंतर्गत आता है। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन और पूछता है कि अस्पृश्यता का जो अंत है वो किसके अंतर्गत आता है, तो समानता के अंतर्गत आता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आती है, वो स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। कारखानों में निषेध बच्चों के लिए वो किसके अंतर्गत आती है, शोषण के अंतर्गत आती है। तो आपको ये सारे आर्टिकल याद रखने हैं। मतलब कहने का यही है कि 12 से लेके 35 तक न केवल आपको आर्टिकल याद रखने हैं बल्कि उन आर्टिकल्स में से जो 6 फंडामेंटल राइट हैं उन 6 के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल हैं ये भी याद रखने हैं, ठीक है। 5S के नाम से इसको जाना जाता है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 आपको याद रखने हैं, ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। चलिए, भारतीय संविधान के मूल अधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ये एक सकारात्मक अधिकार है। विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये एक नकारात्मक अधिकार है। और इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है। पहले तुम ये समझे सकारात्मक और नकारात्मक का मतलब क्या है। तो देखो यहाँ पे आपको ये समझना है कि विधि के समक्ष समता, ठीक, इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर अमीर है, कोई व्यक्ति अगर गरीब है, तो वो दोनों एक ही लॉ के अंतर्गत डील किए जाएंगे। चाहे नीरव मोदी हो, चाहे अग्रवाल साहब हो, या फिर कोई भी हो, सबके सब व्यक्तियों के ऊपर एक ही कानून लागू होगा। अर्थात ये एक तरीके का क्या है, नकारात्मक अधिकार है। मैं पॉजिटिव बोल रहा, सॉरी निगेटिव है, ठीक है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि अमीरों को लगता है कि हमको अलग आप डील करो और गरीबों को अलग डील करो, ठीक। विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है, ये एक पॉजिटिव अधिकार है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि मान लो कोई कानून बनाया गया है, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, तो समय दर समय के हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। जैसे मान लीजिए कि अगर पीएम से मिलने के लिए लोगों पे रोक लगाई जा रही, तो वो ये नहीं कहेंगे कि हमें पीएम से मिलना है, हमारा राइट है, ठीक है। तो इस चीज़ से संबंधित बेसिक, बाकी मैंने डिटेल में कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है अपनी इंडियन पॉलिटी में, वहाँ आप इस चीज़ को देखिए, ठीक। बाकी आपको नहीं याद रखना है। आपको याद रखना है ब्रिटेन के संविधान से विधि के समक्ष समता ली गई है, नकारात्मक है। अमेरिका के संविधान से
संरक्षण लिया गया जो कि एक सकारात्मक है। और आपको मैंने एक पढ़ाया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई, जापान के संविधान से। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। चलिए ठीक है, अगला है कि अनुच्छेद 16 के अंतर्गत नियोजन के विषय में अवसर की समता के अपवाद कौन से हैं। अपवाद का मतलब ये है कि स्टेट कौन से चीज़ें मतलब इम्पोज कर सकता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है अपवाद में, एक तरीके का आर्टिकल है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो। अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए राज्य सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, तो कर सकता है। राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण कर सकता है, कर सकता है। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण कर सकता है, गैर सरकारी में नहीं, सरकारी में कर सकता है। ठीक है, धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के क्रियाकलाप से किसी विशिष्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर सभी सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में ये चीज़ें प्रावधान लागू होते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, ये सॉरी आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 15 के अंतर्गत उसे दिया गया। अब ये एक तरीके का पॉलिटिकल साइंस का हो गया, नेट का क्वेश्चन है, तो आपको नहीं भी याद रखो, छोड़ दो इसको, ठप हो गया ज़्यादा आपके लिए, है ना। चलिए, इस तरीके से हमने आज के सारे MCQ कर लिए। उम्मीद है कि आपने नए नए कुछ कॉन्सेप्ट सीखे होंगे और नई नई बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।